हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से ऑर्बिस मंत्रा में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये जो वीडियो आया थोड़ा डिले से आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो बेसिकली क्या है कि जो लास्ट वीडियोस थे उनमें मैंने एनवायरनमेंट का सेक्शन उठाया था, क्योंकि एग्ज़ाम भी था एसीएफ का, वो डिले हो चुका है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर से एनवायरनमेंट के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं डालता रहूँगा। आज जो है मैं एनसीईआरटी का जो चौथा टॉपिक है, फोर्थ चैप्टर है, वो मैं आज करवाऊँगा, क्योंकि मैंने 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। पहला जो टॉपिक था वो सोलर सिस्टम था। दूसरा जो टॉपिक था वो मैंने बताया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दिया था, ठीक है, ग्लोब के बारे में बता दिया था। थर्ड जो चैप्टर था वो मैंने बताया था मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ मैंने बता दिया था। आज का जो चैप्टर है वो मानचित्र पे रिलेटेड है, ठीक है। तो जो 3 जो चैप्टर है, यदि किसी ने नहीं देखे हैं, आज पहली बार मेरे को देख रहा है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए उन्हें जाके, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करवाया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर कवर नहीं करवाऊँ, बट आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें डाउट आया है, ठीक है। तो वक्त जाया ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है, ये है चैप्टर 4, ठीक है। इस चैप्टर 4 का नाम क्या है? मैप्स। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मानचित्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, बात यह है कि ये जो टॉपिक है बहुत बेसिक टॉपिक है, मतलब इस जो ये टॉपिक है इससे एग्जाम में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कम क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है? बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, मैप को देखते क्या है, स्केल क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे डायरेक्शंस होती है। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हो, बट फिर भी आपको इनडायरेक्टली पूरी ज्योग्राफी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब बात ये करते हैं कि देखो, ग्लोब के बारे में हम जान ही चुके थे। ग्लोब क्या बताया था मैंने? मॉडल ऑफ द अर्थ बताया था, पृथ्वी का एक प्रतिरूप बताया था। वो गोलाकार होता है, जैसी अर्थ का शेप है वैसा ही क्या होता है, हमारा ग्लोब होता है, ठीक है। तो अब बात ये है कि ग्लोब था तो फिर हम मैप में क्यों जा रहे हैं, मतलब ग्लोब से ही देख लेते चीज़ें। बात क्या है कि ग्लोब में इंफॉर्मेशन कम होती है। यदि हमें जो है, जैसे ग्लोब में क्या है, नॉर्मली कंट्रीज मेंशन होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल भी मेंशन हो सकती है यदि थोड़ा बड़ा ग्लोब है तो। बट क्या है कि यदि हमें जो है, यदि किसी कंट्री का स्टेट जानना हो, स्टेट के भी डिस्ट्रिक्ट जानने हो, तो डेफिनेटली उसमें पॉसिबल नहीं है। तो उन सबको जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मैप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैप क्या होता है? मैप 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका? अर्थ का होता है बेसिकली। और 3D रिप्रेजेंटेशन कौन सा था? ग्लोब था, ठीक है। अब बात यह है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि क्रिकेट बॉल देखा होगा आप लोगों ने। अरे लेदर बॉल नहीं, वो जो टेनिस का बॉल होता है, तो टेनिस का बॉल क्या होता है? अंदर से खोखला होता है, ठीक है। अरे पृथ्वी तो भरी हुई, पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसको आप कट कर दो बीच में से, ठीक है। अब कट करोगे तो सीधी सी बात है, आधा हो जाएगा सेमी सर्कल टाइप से, ठीक है, हेमिस्फीयर टाइप से। तो उसको फ्लैट करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे वो डिस्टोर्टेड हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो पूरा जो फ्लैट सरफेस है उसको जो मतलब जो हमारा 3D वाला जो सरफेस है उसको एकदम यदि आप 2D में बनाओगे तो एक कंप्लीटली वो एज इट इज नहीं बन पाएगा, बट फिर भी बन जाएगा। तो बात ये है कि यदि जैसे वो जो पूरा गेंद थी उसको एकदम 2D में फैलाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा फैल जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, मतलब मैप में क्या होता है कि जो ऊपर वाला, जो नॉर्थ पोल वाला और साउथ पोल वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। वो एग्जैक्टली मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो एग्जैक्ट अर्थ है, जो 3D में अर्थ है, उसको 2D में दिखाया जा सके, बट फिर भी जो है वो लगभग एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये तो हो गया मैप। तो ग्लोब और मैप में अंतर समझ में आ गया। ग्लोब क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। मैप क्या होता है? 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका होता है भाई? अर्थ का होता है। और जो मैप होता है किस पर होता है? फ्लैट सरफेस पर होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हम मैप के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो अब ये जो मैप है, अब आपने कभी नाम सुना होगा कि एटलस के बारे में। तो एटलस क्या होता है कि बहुत सारे जो मानचित्र हैं, मैप को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। तो बहुत सारे मैप जो है एक साथ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम एटलस बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एटलस किसे बोला जाता है, कि बहुत सारे जो मैप्स का जो कलेक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? एटलस बोला जाता है।
ये बस स्पेलिंग तो पता ही होगी आपको, ठीक है। हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना से याद रखना, एटलस क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप्स है, बहुत सारे मैप्स एक साथ होंगे, उसे क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब बात ये है कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि मैप के बारे में हम जान ले रहे हैं कि मैप कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली मैप को 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। अब कौन कौन सा होता है, पहला होता है फिजिकल मैप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक मानचित्र बोलते हैं। प्राकृतिक बोल लेते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोल देते हैं, भौतिक मानचित्र भी इसे कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये नामकरण है। ये फिजिकल मैप है और ये क्या है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र भी बोलते हैं। दूसरा जो मैप है वो है पॉलिटिकल मैप। हिंदी में बोलते हैं इसे राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में जो तीसरा जो मैप है उसे बोलते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप बोला जाता है। देखो बात ये है, थीमेटिक मैप को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप ही बोलते हैं। मतलब आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप को हिंदी में क्या बोलेंगे, मानचित्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मानचित्र बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई। तो हमने मैप को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। फिजिकल मैप बांटा, पॉलिटिकल मैप बांटा और थीमेटिक मैप बांटा, ठीक है। अब भाई कि इनमें अंतर क्या होता है। देखो फिजिकल मैप जो है बेसिकली हिंदी में प्राकृतिक भी बोल दिया जाता है। तो फिजिकल, सीधी सी बात है, फिजिकल का मतलब क्या है कि जो नेचुरल फीचर्स है अर्थ के नेचुरल फीचर्स का मतलब क्या होगा कि नेचुरली वो बने, हम लोगों का योगदान नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, यदि हम बात करें माउंटेन की, जो हिमालय है वो क्या हम लोगों ने थोड़ी बनाया है, वो नेचुरली फॉर्म हुआ है। जाहिर सी बात है, अरे हुआ है कि नहीं हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। उसके बाद में हम प्लेन्स की बात करें, जो रिवर्स है, तो रिवर्स के द्वारा जैसे गंगा का मैदान हो गया, इंडस का मैदान हो गया, ये सब क्या है, ये भी प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्लेट्यू की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा डेक्कन का प्लेट्यू हो गया, जाहिर सी बात है लावा के कारण बना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरली फॉर्म हुई है। तो बेसिकली इस फिजिकल मैप के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ें उन्हीं को ही कंसिडर किया जाता है। मतलब इसमें क्या क्या होगा, सीधी सी बात है, इसमें माउंटेन होगा, ठीक है, माउंटेन्स होंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पर्वत बोलते हैं। प्लेट्यू होंगे और प्लेन्स होंगे, एटसेट्रा इत्यादि, ठीक है, मैदान होंगे। तो ये सब का जो है यहाँ पर चित्रण किया जाएगा किसमें, फिजिकल मैप के अंदर। बात समझ में आ गई। तो मतलब पर्वत, पठार और जो हमारे मैदान है वो किसमें दिखाए जाएंगे, आपके फिजिकल मैप के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात कर ले, हाँ एक और चीज़ ये है कि इस फिजिकल मैप को एक और नाम दे देते हैं, इसे रिलीफ मैप भी बोला जाता है अंग्रेजी में, रिलीफ मैप। हिंदी में देखो रिलीफ को बोलते हैं उच्चावच। अब सीधी सी बात है, उच्चावच का मतलब क्या होता है, ऊंचा नीचा, मतलब ऊंचाई के अनुसार। सीधी सी बात है, पर्वत ज़्यादा ऊंचा होता है, पठार हो गया, प्लेन्स हो गया। सीधी सी बात है क्या है कि हाइट के अनुसार डिफरेंसेस हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिलीफ मैप भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि रिलीफ मैप को ही क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं। फिजिकली क्या है, नेचुरल जो चीज़ें होता है उसका डिस्क्रिप्शन इसके अंदर बताया होता है। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं पॉलिटिकल मैप की। तो देखो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, किसी देश से क्या बोलते हैं, किसी स्टेट से, किसी डिस्ट्रिक्ट से मतलब है। तो इसमें बेसिकली क्या मेंशन होता है, कंट्री मेंशन होता है, उसका क्या बोलते हैं, कंट्री का कैपिटल मेंशन होता है, बहुत सारे हो सकता है उसका स्टेट का डिस्क्रिप्शन हो। तो ये सब जो है कहाँ पर मेंशन होगा, पॉलिटिकल मैप के अंदर मेंशन होगा। बात समझ में आ गई। मतलब इसमें देश की सीमाएं मेंशन होगी, जैसे भारत की जो सीमा है वो किस किस कंट्री से लग रही है, चाइना की किससे लगती है, रशिया की किससे लगती है, वो सब जो है इसमें प्रॉपरली दी होती है, किसमें, पॉलिटिकल मैप के अंदर। बात समझ में आ गया। तो इसमें जो है क्या हो गया, कंट्रीज हो गए, कंट्रीज हो गया, उनकी कैपिटल होती है, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, राजधानी होती है, और स्टेट्स भी
मेंशन होते हैं कई बार, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द स्केल। तो सीधी सी बात है, मतलब देश के बारे में, उनकी राजधानी के बारे में, और जो प्रॉपरली जो बाउंड्री मेंशन है, तो वो सब किस में आएगी, आपकी पॉलिटिकल मैप के अंदर। बात समझ में आ गई। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं थीमेटिक मैप की। देखो बात क्या है कि जैसे इन दोनों मैप में, जैसे इनमें फिजिकल फीचर हो गया, इसमें क्या हो गया, हमारा जो पॉलिटिकल जो है ऊपर जो बाउंड्रीज वगैरह वो सब हमने बता दी। बट क्या है कि यदि हमें स्पेसिफिकली जाना होगा, सपोज करो कि जैसे नॉर्मल हम मैप देखते हैं, कभी आप जाओगे कहीं भी जा सकते हो, मुखर्जी नगर से ले आओ, कहीं आपका जहाँ भी रहते हो आप लोग वहाँ से ले आओ, तो वहाँ पर क्या आप बोलोगे या तो पॉलिटिकल दे दो या फिजिकल मैप दे दो। नॉर्मली उनमें क्या होता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। नॉर्मली मैंने बोल दिया कि भाई जो है कंट्री होगा, कैपिटल होगा, ये सब जो है वहाँ पर हो सकता है बड़ी बड़ी सिटीज मेंशन हो, ये सब मेंशन होता है। बट आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन जान रही है कि भाई इंडिया के अंदर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वो जो मैप है जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका थीमेटिक मैप। सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है, एक विशिष्ट सूचना होती है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है, यदि हम बात कर सकते हैं कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रोड का हो गया, ठीक है, रोडवेज का हो गया, ठीक है, रेलवेज का हो गया, तो ये सब जो मैप है इत्यादि, ठीक है। तो मतलब ये सब जो मैप है किसके अंदर आएंगे, थीमेटिक मैप के अंदर। बात समझ में आ गई। तो मैंने फिजिकल मैप के बारे में बता दिया, नेचुरल हो गया, पॉलिटिकल के बारे में बता दिया कि कंट्री और उनकी बाउंड्रीज के बारे में प्रॉपर्ली डिफाइन होता है। उसके बाद में थीमेटिक मैप मतलब कोई भी चीज़ का स्पेसिफिक, कोई भी हो सकता है, सोइल भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कौन कहाँ पर रेनफॉल कम ज़्यादा होती है, रिसोर्स का भाई लोहा कोयला ये सब कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, रोड नेशनल हाईवेज कहाँ पर जाते हैं, ठीक है, रेलवेज कहाँ कहाँ पर बिछी हुई है, रेलवे लाइन कौन सी मीटर गेज है, कौन सी ब्रॉड गेज है, वो सब जो है कहाँ पर होगा, थीमेटिक मैप्स के अंदर। आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अब बात ये है कि भाई मैप की स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। अब स्टडी करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, वो हम जान लेते हैं। देखो अब बात ये है कि अपन लोगों ने क्या बोलते हैं डिफरेंसेस हमने देख ही लिए हैं। तो अब देखो अब बात ये है कि इनका स्टडी कैसे करें, इनके लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती है याद रखना, समझना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स, ठीक है। तो मतलब मानचित्र के घटक, मानचित्र के घटक। अब मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो है। तो बेसिकली सबसे पहले हम मानचित्र के घटक में बात करेंगे, हम डिस्टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो बात करेंगे हम करेंगे डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो है हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सिंबल्स की। सिंबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक। तो बेसिकली हमें यदि तीन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन पता है कि भाई जो है डिस्टेंस को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है मैप के अंदर, डायरेक्शन को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से डायरेक्शंस ली जाती हैं, किस प्रकार के सिंबल्स होते हैं, तो यदि इन सब के बारे में जानकारी है तो हमें मैप समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हम डिस्टेंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अरे आज लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। देखो तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की।
ठीक है, डिस्टेंस को मैंने बोल ही दिया है, क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। देखो बात यह है कि हर चीज़ का क्या होता है, स्केल होता है। मतलब अब जैसे सपोज करो कि जैसे पूरी पृथ्वी थी, अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, अब उसका इतना सा मैप बना लिया है ना, इतना सपोज करो, इतना सा मैप छोड़ो आप, जैसे इतनी सी पृथ्वी थी, सबसे पहले ग्लोब की बात कर लेते, तो हमने इतना सा ग्लोब बना लिया। अब एक बात बताओ, यदि आपसे पूछे इतनी सी पृथ्वी होती है, बिल्कुल नहीं होती। अरे पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ स्केल तो लिया होगा आपने। मैंने जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था तो उसमें बताया होगा, ठीक है, कि यदि जो है ये ग्लोब था तो मैंने बोला था ये क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ पर क्या है, ये 1 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ पर क्या है, ये 2 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ पर आप देखो ये क्या है, 1 डिग्री साउथ है, यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री साउथ है। देखो ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, तो उसमें मैंने अच्छे से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जैसे जो ग्लोब है वो भी तो कुछ ना कुछ स्केल पे बनाया गया होगा, ठीक है, तो वो किसी स्केल पे बनाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 111.2 किलोमीटर, ऐसा ही मैंने बताया था। लगभग आपकी बुक्स वगैरह में कितना लिखा रहता है, लगभग कितना होता है, 111 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है कि मतलब यदि कोई भी आदमी है, कोई भी प्लेस है, यदि कोई सिटी ए है और कोई सिटी बी है, और यदि सिटी ए जो है 3 डिग्री नॉर्थ पर है और ये 4 डिग्री नॉर्थ पर है, तो यदि आपने देख लिया कि दोनों का जो है लैटिट्यूडनल डिफरेंस, अक्षांशीय अंतर जो है कितना है, 1 डिग्री का है, तो कितना चलना पड़ेगा अपन को, 111.2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो सेम चीज़ ही यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है मैप में भी ऐसा ही बनाएंगे, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है कि मैप छोटे भी बनाए जाते हैं, बड़े भी बनाए जाते हैं, तो सीधी सी बात है उसमें स्केल लिखा होता है। कभी भी आप मैप देखोगे तो उसमें जो है नॉर्मली राइट साइड पे लिखा रहता है, कई जगह लेफ्ट में भी लिख देते हैं, मतलब जहाँ पर पॉसिबल होता है इन जनरल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो है उसमें स्केल लिखा होता है। अब स्केल होता क्या है, तो स्केल क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है। क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। अब रेशियो किस किस का होता है, एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस शोन ऑन दी मैप, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम जो है यहाँ पर जो है रेशियो लेते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है और जो है मैप के अंदर कितना शो किया गया है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यदि सपोज करो कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है किसी भी चीज़ की, जैसे सपोज करो कि मेरे यहाँ से, जैसे सपोज करो कि मुखर्जी नगर है, ठीक है, मुखर्जी नगर है। अब वहाँ से मुनीरका की जो डिस्टेंस है, मुनीरका की डिस्टेंस मान लो कि लगभग कितना है, 30 किलोमीटर, ठीक है। दो लोकेशन मैंने बता दी, ठीक है, मुखर्जी नगर और मुनीरका। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 30 किलोमीटर। कितना है, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 30 किलोमीटर हो गया। अब मैप में सपोज करो कि जो डिस्टेंस है वो कितनी दिखाई गई है, 3 सेंटीमीटर। कितनी दिखाई गई है, 3 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर यदि हम काटें, इसको रेशियो काटें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10/1 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर यदि डिस्टेंस है मैप के अंदर, तो रियलिटी में कितनी होगी, वो 10 किलोमीटर। अरे इतनी मैथ्स तो आती होगी, बात समझ में आ गई। तो ये आपका स्केल हो गया, मतलब समझ में आ गया कि मुखर्जी नगर और इसके बीच की डिस्टेंस ही 30 किलोमीटर। हमने मैप में कितनी दिखाई से, 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल भाषा में क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर यदि मैप था, तो मैप में यहाँ से यहाँ तक जो है यदि हम स्केल लेके मापेंगे, तो यदि 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर कितना होगा, सीधी सी बात है कि 1 सेंटीमीटर में कितना चलना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर। बात समझ। अलग अलग स्केल होता है। हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या है कि 2 स्केल बताया गया है, ठीक है। एक तो जो है स्मॉल स्केल हो गया और दूसरा है लार्ज स्केल हो गया, ठीक है। तो सिंपल भाषा में जो है एनसीईआरटी में बताया गया है कि स्मॉल स्केल मैप है, तो स्मॉल स्केल मैप, इसमें जो है ये छोटा पैमाना मानचित्र, ये लघु पैमाना मानचित्र हो गया, सीधी सी बात है। तो उसमें एनसीईआरटी में बताया गया कि 5 सेंटीमीटर में यदि जो है ये 500 किलोमीटर है, ठीक है। मैं समझाऊंगा इसे, ठीक है, मैं समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर है, और दूसरा है अपना लार्ज स्केल
मैप। तो यहाँ पर हो गया बड़ा, हो गया सीधी सी बात है, बड़ा पैमाना और मानचित्र, ठीक है। तो बड़ा या वृत्त पैमाना मानचित्र मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर को कितना दर्शाया गया है, 500 मीटर दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, छोटा स्केल मैप कौन सा है, बड़ा स्केल मैप कौन सा है, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा दिमाग से समझते हैं। स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप में बस ये है कि अब आप सोचो कि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसको कंप्रेस करना है ना। तो सीधी सी बात है, कंप्रेस करोगे मतलब बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल मैप। अरे जैसे आप लोग कभी एसएससी का, यूपीएससी का, किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हो तो उसमें वो फोटो को कंप्रेस नहीं करवाता, तो सेम चीज़ यहाँ पर है ना, ठीक है। तो सपोज करो अब यदि पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, उसमें रसिया भी दिया हुआ है, कनाडा भी दिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब बहुत सारे कंट्रीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इतना सब कंट्रीज है, बहुत बड़ा है, तो उनको मैप में दिखाओगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है हमने ज़्यादा डिस्टेंस को कम में दिखाना पड़ेगा, अरे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, जो स्मॉल स्केल मैप है, मतलब स्मॉल स्केल मैप का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है हमें जो है यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें थी, ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया जो था उसको हमको छोटे में दिखाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल स्केल मैप। तो 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा इस स्मॉल स्केल मैप हो गया। अब देखो लार्ज स्केल मैप की हम बात कर ले रहे हैं। इसमें क्या है कि 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर, मतलब बेसिकली क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर जो है कितना है, 100 मीटर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि चीज़ें बड़ी दिखाई देंगी। अरे आप सोचो कि 100 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, वहाँ 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखा दिया तो भाई छोटा होगा ना, जाहिर सी बात है। इतना तो समझ में आ गया। मतलब अब ये क्या है, कहाँ काम में आएगा, जब हमको जो है कंट्रीज दिखानी पड़ेगी वर्ल्ड की। ये कब काम में आएगा, छोटा स्केल का मैप, जैसे हमें एक ही कंट्री का मैप दिखाना है, एक ही स्टेट का मैप दिखाना है, ठीक है। एक ही स्टेट के मैप में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वो क्या है कि थोड़ा सा लार्ज स्केल मैप होगा। बात समझ में, मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में याद रखना कि चीज़ों को कितना छोटा और बड़ा है। यदि चीज़ों को ज़्यादा छोटा दिखाया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपका स्मॉल स्केल मैप। यदि चीज़ों को थोड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, लार्ज स्केल मैप। इतना समझ में आ गया होगा। बहुत सारी यदि कंट्रीज को दिखाना होगा तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, स्मॉल स्केल मैप। यदि हमें किसी विलेज को, किसी डिस्ट्रिक्ट को दिखाना होगा तो हम किसी को दिखाएंगे लार्ज स्केल में। और ये कोई फिक्स नहीं है, सीधी सी बात है, अलग अलग, सीधी सी बात है, जो मैप होता है उसका साइज भी अलग अलग होता है, तो उसमें अलग अलग स्केल लिया जाता है, ठीक है। कोई सा भी स्केल हो सकता है, जैसे कोई सा भी मैप है, ठीक है। यदि सपोज करो ये इंडिया है, यहाँ पर आप देखोगे यदि यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भाई जो है 1 सेंटीमीटर में जो है यदि 500 या मान लो कि भाई सपोज करो कि 100 किलोमीटर मान लो, ठीक है, तो 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर की, सॉरी यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आ रही है 2 सेंटीमीटर की। तो बेसिकली ये सिटी ए है और ये सिटी बी है, तो सिटी ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर की। अरे बात समझ में आ गई। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्केल का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्केल, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस हमारा ख़त्म हो गया है। दूसरा कंपोनेंट लेते हैं हम, डायरेक्शन वाला। अब देखो जो अगला कंपोनेंट है वो है आपका डायरेक्शन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे दिशा, ठीक है। अब देखो ये दिशा डायरेक्शन वाली, दिशा पाटने वाली नहीं है ना, भावनाओं में नहीं बना है आप लोगों को, ठीक है। अब सीधी सी बात है, दिशा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा ही आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, क्या बोलते हैं, किसमें बताया था, सोलर सिस्टम में बताया था। पोलर स्टार कहाँ पर होता है, अरे नॉर्थ में होता है, मैंने बताया था प्रॉपरली, ठीक है। अरे हमारा सूर्य कहाँ पर उगता है, इस डायरेक्शन में उगता है, पता तो होगा, नहीं पता तो वो भी बता दिया मैंने 3rd चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो देखोगे तो पता लग जाएगा। अब इन जनरल जैसे, वैसे तो पता होता है, रीजनिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो इन जनरल नॉर्मली यदि हमें बात करें कि यदि दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो हमें जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, वो है, उसे क्या बोलते हैं हम, कंपास। तो कंपास को हिंदी में बोलते हैं दिक सूचक। तो एग्जाम में पूछ ले कि भाई डायरेक्शन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है, कंपास। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बात ये है, एक क्वेश्चन ये हो गया कि भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कंपास यूज किया जाता है। भाई ये कैसे बता देता है डायरेक्शन, बेसिकली इसमें मैग्नेटिक निडल होती है, ठीक है, चुंबकीय सुई होती है, तो वो क्या है, वो घूमती रहती है। अब सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत देखो, यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा जियोमैग्नेटिज्म के बारे में, बिल्कुल ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस हल्का से मैं बता दूंगा। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी क्या बोलते हैं चुंबक होती है, वो कहाँ से, नॉर्थ से साउथ में अलाइन हो जाती है। जाहिर सी बात, छोड़ोगे तो कहाँ दिखा देगी, कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, नॉर्थ से साउथ में रहेगी। तो सीधी सी बात है, यदि मैं, ये ग्लोब है ना, सपोज करो मान लो ग्लोब है, तो अरे हम कहाँ पर है, पृथ्वी पर है। तो सीधी सी बात है कि यदि हमको नॉर्थ और साउथ, जो जैसे हमारे पास कंपास है और वो नॉर्थ और साउथ में घूम रहा है, तो बेसिकली आपने सुना होगा कि भाई जो है अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स, अरे सुना होगा ना, कभी कभार रियल लाइफ में भी सुना होगा कि भाई अपोजिट हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है मामला, बट ऐसे ठीक बात नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं लास्ट में दुखदाई होता है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो अपने जैसा हो ना वो वही ठीक है। पर यहाँ पर वो थ्योरी काम नहीं करेगी, यहाँ पर क्या है ना, मैग्नेट वाली काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये सपोज करो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है, साउथ है। अरे नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है, साउथ का मतलब दक्षिण होता है। यहाँ पर नॉर्थ है, ये भी साउथ है, तो जो है यदि नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। यदि नॉर्थ और साउथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। इतना तो पता होगा, नॉर्मली मैंने बता दिया। तो जाहिर सी बात है कि हमारी अर्थ पर यदि वो जो मैग्नेटिक जो हमारी सुई है तो वो घूम रही है, तो वो किस डायरेक्शन में रहेगी, तो जाहिर सी बात है यदि अर्थ जो है, अर्थ का यदि मैग्नेटिक पोल जो है यदि इधर नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, जो कंपास है तो कंपास का कैसे रहेगा, उल्टा। तो कंपास इधर रहेगा, नॉर्थ रहेगा, इधर क्या रहेगा, साउथ रहेगा। बात समझ में, मतलब कैसे भी मान सकते हो, यदि इधर साउथ है इधर नॉर्थ है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, यदि हम ग्लोब की बात करें, हम इन जनरल क्या देखते हैं, उसको सुई को लगाते हैं, जो कंपास है, तो वो कैसे दिखाता है, इधर दिखाता है नॉर्थ और नीचे क्या दिखाता है, साउथ दिखाता है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारी अर्थ का जो मैग्नेट है, तो बेसिकली एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो सीधी सी बात, ये नॉर्थ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अर्थ का क्या है, साउथ पोल है, और नीचे क्या है, नॉर्थ पोल है। कौन सा, मैग्नेटिक पोल। एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे जो अर्थ जहाँ पर रोटेट करती है ना, वो तो क्या हो गया, ज्योग्राफिकल पोल हो गया। बात समझ में आ गई, ये नॉर्थ पोल है, साउथ ज्योग्राफिकल पोल हो गया, ठीक है, भौगोलिक ध्रुव हो गया। ये क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या होता है, इनमें एंगल होता है, अभी लोड नहीं लेना है, पर सेम नहीं होता। यदि आपसे पूछे कि ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल एक ही जगह पर है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, इनकी डायरेक्शंस वगैरह चेंज होती है, क्या क्या होता है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर मैंने हल्का सा मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा कंपास हो गया भाई, जिससे सीधी सी बात है कि कंपास से क्या हो गया कि कंपास से पता लग जाता है कि कहाँ पर नॉर्थ है और कहाँ पर साउथ है। तो जाहिर सी बात यह है कि यदि आपको एक डायरेक्शन पता लग गई तो बाकी डायरेक्शन भी पता लग जाती है, ठीक है। अरे लग जाती कि नहीं लग जाती, बोले कि हमें बिल्कुल नहीं आता, ऐसे करोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ेगा दिमाग। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि हमें एक डायरेक्शन, देखो मैप जहाँ भी होगा तो मैप के यहाँ पर नॉर्मली लिखा होता है ऐसे करके नॉर्थ, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या है, नॉर्थ है। तो यदि एक डायरेक्शन पता लग गई, भाई हमें बता दिया कि ऊपर क्या है, नॉर्थ है, तो सीधी सी बात नीचे क्या होगा, साउथ होगा। इसके राइट साइड में क्या होगा, ये ईस्ट होगा, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। भाई इतना तो पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। वेस्ट को क्या बोलते हैं आप, पश्चिम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ समझ में आ गया। तो ये जो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। किसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन सबको। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे दिग बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, कार्डिनल पॉइंट्स। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी आपको पता होगा, देखो नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, इसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। अरे सीधी सी बात, उत्तर और पूर्व के बीच में तो क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है। अब इधर जो है साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये क्या हो गया, साउथ
वेस्ट डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच में तो क्या हो गया, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। मतलब क्या हो गया, दक्षिण पूरब हो गया। ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। बात समझे। अब नॉर्थ की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, मतलब उत्तर पश्चिम हो गया। अरे बात समझ में आ गई। और इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। तो बेसिकली नॉर्थ साउथ इन सबको क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। और ये वाली जो है, ये मैं रेड कलर मार्क कर दे रहा हूँ, ऑब्वियसली दिख रहा होगा आप लोगों को। ये साउथ ईस्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये सब, इन सब को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। हिंदी में कार्डिनल पॉइंट्स को बेसिकली बोलते हैं हम प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रधान दिग्बिंदु। मेजर हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ। इंटरमीडिएट इन्हें क्या बोलते हैं, बीच के, ठीक है, बीच के दिग्बिंदु। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब भाई इनसे ऐसे तो क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं, नॉर्मली पूछ ले कि निम्नलिखित में से कार्डिनल पॉइंट्स नहीं है, तो उसमें दे दिया नॉर्थ, दे दिया साउथ, दे दिया ईस्ट, दे दिया नॉर्थ ईस्ट, दे दिया, तो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये मेजर चीज़ थी, ये मैंने बता दी है। तो ये बहुत काम में आती है, जाहिर सी बात है। ये जो डायरेक्शन वाली चीज़ है, ये मैप में नहीं, ज़िंदगी में बहुत काम में आती है, रीजनिंग में भी काम में आती है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे पूछता नहीं है, ठीक है, पूछता नहीं है, बोल देता है कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो है राम था, वो जो है अपने घर से जो है ईस्ट में चला 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर जो है वो जो है अपने लेफ्ट में चला कितना, 2 किलोमीटर। वो यहाँ से मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से जो लास्ट में जो है, यहाँ पर मान लो स्कूल मान लो, ठीक है। तो उसके घर से स्कूल किस डायरेक्शन में, अरे भाई किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अरे बात समझ में आ गई। तो ये बताना चाह रहा है मैप के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन वाला सेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, देखो अब जो है हम थर्ड चीज़ की बात करते हैं, वो है सिंबल्स, प्रतीक। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सिंबल्स क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि जैसे सपोज करो कि आप पुलिस स्टेशन लिखोगे, तो पुलिस स्टेशन कितना बड़ा एरिया ले लेगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ भी लिखोगे, जाहिर सी बात, पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस लिखोगे तो इतना बड़ा एरिया ले लेगा। तो ये एक तो एरिया लेगा, तो सीधी सी बात है, यदि नाम से ही काफ़ी ज़्यादा स्पेस खत्म हो जाएगा, तो हम यदि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहें मैप के अंदर, तो उसमें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत आएगा। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जाहिर सी बात है, यदि आप केरला में जाओगे तो मलयालम बोलेंगे, तमिलनाडु में जाओगे तमिल बोलेंगे, आंध्रा में जाओगे तो क्या बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर यदि उनकी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या, ये तो हम सिर्फ इंडिया की बात करी, हो सकता है आप रशिया जाओ, दूसरी कंट्री में जाओ, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज लिखी होगी, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। तो बेसिकली क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या है कि यूनिवर्सल सिंबल का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली कन्वेंशन हुए हैं वर्ल्ड के अंदर कि भाई हम इस चीज़ के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। तो बेसिकली इन सब सिंबल्स को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, इन सबको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल। बेसिकली ये यूनिवर्सल है, सब जगह, ठीक है। कन्वेंशनल सिंबल हिंदी में बोलते हैं रूढ़ प्रतीक बोलते हैं, ठीक है। ये बीच में लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं किसी एक को बोलते, सबको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। मतलब सभी जगह एक ही जैसे सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ये यूनिवर्सली। अब चलो देख लेते हैं क्या क्या यूज किए जाते हैं। अब रेलवे लाइन की हम बात कर ले रहे हैं। रेलवे में देखो ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है, सीधी बात। ब्रॉड गेज का मतलब क्या है, अरे उनके जो दो पटरियां हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या है, बड़ी लाइन है, ठीक है। मीटर गेज मतलब मीटर लाइन है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर उसका जो ब्रॉड गेज का साइन है ये वाला साइन है, मीटर गेज का क्या है, ये वाला साइन है। बात समझ में आ गई। और उसके बाद में यदि मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँगा तो ये सेम चीज़ जैसे ब्रॉड गेज जैसा है, और वहाँ पर ये वाला सिंबल है और यहाँ पर लिखा है RS। RS का मतलब क्या हो गया, रेलवे स्टेशन। बात समझ में आ गई, ये सिंबल है। उसके बाद में हम बात करेंगे रोड्स की बात करेंगे।
तो मेटल्ड, अनमेटल्ड। मेटल्ड में क्या है कि पक्की लाइन, हार्ड लाइन से दिखाया गया है। अनमेटल्ड में मतलब टूटी फूटी, अरे सीधी सी बात है, पक्की सड़क है, कच्ची सड़क। अब कच्ची सड़क तो गांव में गए होंगे, ठीक है, एकदम बराबर थोड़ी रहती है। अब आप हाईवे जाके देखो, रोड जाके देखो, एकदम हाई रहती है, समझ में आया। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, टूटी फूटी रहती है, तो ये क्या हो गया, अनमेटल्ड रोड हो गया। तो सिंबल भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखा दिया है, मतलब उसको दिखाएगा, आपको फील आ जाएगा कि हाँ भाई जस्टिफाइड है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अब जाहिर सी बात है हार्ड बाउंड्री किसी होगी, इंटरनेशनल की। अरे एक बार बताओ, कोई पाकिस्तान से भारत में आएगा तो उसके लिए थोड़ी बाउंड्री हार्ड होनी चाहिए ना। स्टेट की बाउंड्री क्या होगी, हल्की लाइन, मतलब यहाँ पर मोटी लाइन यूज की गई है, यहाँ पर हल्की लाइन, और डिस्ट्रिक्ट वाले में और हल्की लाइन यूज की गई है। बात समझ में आ गई। सीधी सी बात है कि कठिनाई की बात है कि दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री में जाओगे तो लाइन तो हेवी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, और देन स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम रिवर की बात कर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो रिवर है, तो रिवर का साइन इस प्रकार से, अरे टेढ़ी मेढ़ी होती है, एकदम सीधी तो होती नहीं है नदियाँ। अब जाहिर सी बात है, जो पानी है उसको किससे दिखाते हैं, अरे ब्लू से। एक बात बताओ कि ब्लू प्लेनेट किसे बताया था मैंने सोलर सिस्टम पढ़ाया था, तो ब्लू प्लेनेट किसे बोला गया, अरे अर्थ को बोला गया। अर्थ को क्यों बोला गया, क्योंकि अर्थ के 71% पार्ट पर क्या है, पानी है। यदि ऊपर सैटेलाइट से देखोगे तो सीधी सी बात है, कैसी दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। समझ में आया क्यों, क्योंकि पानी क्या है, ब्लू क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ब्लू दिखाया जाएगा, मतलब टेढ़ी मेढ़ी। वेल, कुआं की बात कर ले रहे हैं, अरे एक बार बताओ, कुएं में तो अंधेरा रहेगा, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से इसको ब्लैक दिखा दिया गया। टैंक की बात करें तो जो पानी के टैंक है सब जगह पाए जाते हैं भाई, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, तो अलग अलग जगह पर है। तो टैंक को यूजुअली अब अलग अलग शेप का होता है, उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो भी ब्लू कलर में दिखाया जाए। कनाल हो गया, तो कनाल बेसिकली, कनाल को भी कहाँ गया ब्लू कलर, देखो कनाल भी यूजुअली जो है इसमें, मतलब इनको भी जो है ब्लू कलर से दिखा दिया जाता है अंदर की साइड में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी ही बह रहा है, जाहिर सी बात है। तो कनाल मतलब क्या हो गया, नहर हो गया, ठीक है, नहरों से सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है। ब्रिज को जो है, ब्रिज मतलब एक सिरे को दूसरे सिरे से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्या करता है, जोड़ता है। अरे सीधी सी बात है, जैसे सपोज करो ब्रिज है, नीचे क्या है, रेलवे लाइन है, तो सीधी सी बात है रेलवे लाइन के ऊपर क्या दिखाना होगा, क्रॉस में ये दिखाना होगा। समझ में आ गया, तो ये ब्रिज का सिंबल हो गया। उसके बाद में टेम्पल का, तो ये टेम्पल हो गया, यहाँ पर जो है ऊपर बना रहता है एकदम गोल गोल सा, तो ये हमारा ये गर्भगृह है, तो ये टेम्पल का सिंबल है। चर्च का तो ये प्लस वाला साइन आप देख ही रहे होंगे, पता ही होगा, चर्च गिरजाघर बोलते हैं हिंदी में, टेम्पल को क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, मॉस्के को क्या बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं। तो ये जो है इसमें तीन साइन होते हैं, तो ये क्या होता है, मॉस्के का। छतरी तो नॉर्मल होता है, ये छतरी है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की बात करें, पोस्ट ऑफिस को पीओ से दिखाया जाता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ से दिखाया जाता है, पुलिस स्टेशन को पीएस से दिखाया जाता है। सेटलमेंट का मतलब बस्ती, मतलब जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, ठीक है। अरे एक बात बताओ, खेत हैं, जगह जगह खेत है बहुत सारे, उसमें से वहाँ पर कुछ घर बने हैं, तो उसको इस सिंबल से दिखाते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद में ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान, तो बेसिकली यहाँ पर ये गुंबद 3 इस प्रकार से बनाए जाते हैं। बात समझ। अरे एक बात बताओ, कब्रिस्तान में जो गुंबद नुमाई तो आकृतियाँ रहती है, तो उसको इसी से दिखाया जाता है। ट्रीज की बात कर ले रहे हैं, ट्रीज यहाँ पर ग्रीन कलर इनमें भरा हुआ है, मेरे पास ग्रीन मार्कर नहीं है, पर भावनाएं मेरी पूरी ग्रीन है एकदम, है ना, भावना समझना। तो ये जो है ये ग्रीन है, इस प्रकार से ट्रीज होते। ग्रास तो सीधी बात है इस प्रकार ही फैलती, ये भी ग्रीन कलर की है। समझ में आ गया होगा। तो इन जनरल मतलब इनसे नॉर्मली क्वेश्चन आने की कोई ज़्यादा संभावना है नहीं, पर इन जनरल आपको पता होना चाहिए। मतलब ये मैंने बोला है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अरे मैप तो देखोगे, जाहिर सी बात एटलस तो देखोगे, तो आपको ये सब देखोगे तो अच्छा लगेगा, हाँ यार अपन को पता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो ये हमारा हो गया है सिंबल्स। अब सिंबल्स में अभी मैं कलर की भी बात कर ले रहा हूँ, है ना। देखो क्योंकि क्या होता है कि सिंबल्स में भी अलग अलग कलर दिखाए जाते हैं। मतलब मैप देखोगे, कभी ब्राउन मिलेगा, कभी येलो मिलेगा, कभी ग्रीन मिलेगा, कभी ब्लू मिलेगा, तो फिर समझ में नहीं आता कि भाई किसको ब्राउन कर दिया है, किसको येलो कर दिया है, किसको ग्रीन कर दिया है। तो उन सब के बारे में हम जान ले रहे हैं। चलो ठीक, तो देखो अब बात यह है, सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं वाटर बॉडीज़ की, ठीक है। तो जो वाटर बॉडीज़ हैं,
हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? जलाशय। तो इनको किस कलर से दिखाते हैं? ब्लू कलर से। किस कलर से दिखाते हैं? ब्लू। अरे ब्लू है पानी पानी, ठीक है, तो ब्लू क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ब्लू रिफ्लेक्ट करता है, ऑलरेडी मैं बता दिया, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब माउंटेन की हम बात कर ले रहे हैं। तो माउंटेन को क्या बोलते हैं भाई? पता ही होगा, क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो वाटर बॉडी कुछ भी हो सकता है, जैसे ओशियन हो गया, रिवर हो गया, आपका पोंड हो गया, कोई भी वाटर बॉडी जिसमें पानी पाया जाता है वो क्या हो गया? वाटर बॉडी हो गया। तो उसे ब्लू कलर से दिखाते हैं। माउंटेन की हम बात कर ले, माउंटेन को इन जनरल किससे? ब्राउन कलर से। ब्राउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूरे कलर से, ठीक है। अरे एक बात बताओ, जैसे अपना इंडिया है, जैसे यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, छोटा सा छुटका सा मैप बना दे रहे हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला एरिया क्या है? हिमालय वाला एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया को किस कलर में दिखाया जाता है? इन जनरल ब्राउन कलर में। बात समझ में आ गई? माउंटेन रीजन है। उसके बाद में जो है, यदि मैं बात करूँ प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? पठार बोलते हैं। तो प से ही प्लेट्यू, पठार, पे से ही क्या हो जाता है? पीला, है ना। तो प से ही पठार, प से ही पीला कलर में दिखाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में येलो कलर में दिखाया जाता है। अरे प्लेट्यू कहाँ है? सीधी सी बात है, जैसे ये इंडिया है ना, यहाँ पर ये वाला है, तो यहाँ पर दक्कन का पठार है, तो इसको इन जनरल किस कलर में दिखाया जाता है? आपके येलो कलर में। ये हो गया। उसके बाद में हम प्लेन्स की बात कर ले रहे हैं। प्लेन्स को क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। अरे सीधी सी बात है, हाइट की बात है, इसकी हाइट ज़्यादा होती है, इसकी यूजुअली थोड़ी कम होती है, इसकी क्या होती है? और कम होती है, ठीक है। तो ये प्लेन्स, अरे प्लेन्स कहाँ है? यहाँ पर आप देखोगे कि प्लेन्स कहाँ है? ये माउंटेन रीजन हो गया। इसके बाद में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है? प्लेन्स है। अरे सीधी सी बात है, गंगा रिवर आ रही है, जो गंगा का हो गया, इंडस का हो गया, उधर ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो मैदानों को किस कलर से दिखाते हैं? ग्रीन कलर से। याद रखना, किस कलर से? ग्रीन। अरे ऐसे याद रखना भाई, मैदान है तो हरियाली तो होगी, जाहिर सी बात है, मैदान है तो हरियाली तो होगी, समझ गए होंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया है। तो ये हमारा सिंबल्स वाला सेक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बस छोटी सी चीज़ें और रह गई है। जो अगला है वो है आपका स्केच। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? रेखा चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा चित्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बात ये है कि स्केच के नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा इमेजिन हो रहा होगा कि बेसिकली जैसे कोई रोबरी हो जाती है, कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, तो फिर आसपास वाले जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई वो इंसान कैसा दिखता था, तो बताते हैं कि भाई दाढ़ी थी उसके, ऐसा था, उसके नैन नक्श ऐसे थे, उसके ऐसे घुंघराले बाल थे। तो बेसिकली क्या बनाते हैं? स्केच बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? ये क्या है? ड्राइंग ऑफ इमेजिनेशन। तो बेसिकली जो है, जो हमारी कल्पना है उसका क्या है? रेखा चित्र। कल्पना क्या है? रेखा चित्र। और ये क्या होता है? नॉट टू स्केल होता है। नॉट टू स्केल होता है मतलब पैमाना रहित होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पैमाना रहित होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मतलब इसमें पैमाने का, अरे एक बात बताओ कि जाहिर सी बात है वो शकल वकल बनाओगे तो उसमें एज इट इज़ थोड़ी बन सकता है, पॉसिबल नहीं है ना कि भाई इतनी नाक थी, इतना आँख थी, तो उसी रेशियो में बड़े घटे, मतलब हमको पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम तो इमेजिनेशन के हिसाब से बना रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन जनरल जैसे नॉर्मली आप बोलोगे, जैसे सपोज करो कि आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसके वहाँ आपको गिफ्ट भिजवाना है ना, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि भाई यार तू दे, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जैसे आपकी चाहे, श्रद्धा का विषय है ना, ठीक है। ये तो अपने अपने मन की बात है। अब मैं कैसे जान सकता हूँ कि फ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड है ना। तो बात ये है कि सपोज करो कि आपकी गर्लफ्रेंड को जो है, आपको बर्थडे पे उसका बर्थडे है तो आपको सरप्राइज़ देना है, तो गिफ्ट भेजना है। आपको डर लग रहा है कि अपन जाएंगे पिट पिट जाएँ, तो अपने दोस्त को भेजते हैं ना। तो अब क्या करें, दोस्ती पिटते हैं ऐसे काम में, तो फिर दोस्त को भेजा। अब बोलोगे कि भाई, अब बोला है कि भाई, अब जो समीर है, समीर को बोला कि भाई तू जो है यहाँ से जाना
यहाँ से जो है राइट साइड में जाना है, या अपने घर से ये बोल लूँगा कि ईस्ट साइड में जाना है, और यहाँ पर जो है दूसरी रेड लाइट आएगी, वहाँ से आपको राइट मुड़ जाना है। फिर यहाँ पर जो है क्या आएगा, यहाँ पर सपोज करो कि ये टेम्पल आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है टेम्पल का साइन है, तो टेम्पल आ रहा है। उसके बाद में जो है आपको फिर से ईस्ट जाना है, फिर से आप जो है लेफ़्ट में चले जाना है, फिर थोड़ा देर सीधे जाना। तो इस प्रकार जो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग आएगी, बड़ी सी बिल्डिंग के पास में उसका घर होगा, और वहाँ पर ये गिफ्ट दे आना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आपने बता दिया। तो ये क्या है कि नोट टू स्केल है, स्केल नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपने लाइन बड़ी बना दी हो, छोटी बना दी हो, पर आपकी भावनाएं पूरी व्यक्त है ना। पर भैया देखो, इन सब चीज़ों में ध्यान से जाना है। पता लगा आपने बोला दूसरी रेड लाइट के बाद में राइट लेना है, आप तीसरी रेड लाइट के बाद राइट लेके ऐसी सेम बिल्डिंग मिल गई और किसी दूसरे घर में पहुँच गए, तो गिफ्ट लंबा निकल जाएगा आपका, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, स्केच बनाओ तो ढंग के आदमी से बनवाना। तो ये तो हमारा स्केच हो गया, बात समझ में आ गई। तो इसमें जो काम की बात है ना, स्केच में जो एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ये क्या होता है, नोट टू स्केल, मतलब इसमें स्केल यूज नहीं किया जाता। स्केल तो समझ गए ना भाई, उसको छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्केल हो गया है। तो अब लास्ट चीज है, लास्ट चीज, कभी आपने जो है देखा होगा, अपने घर का भी नक्शा देखा होगा, और क्या बोलते हैं अपनी स्कूल का भी नक्शा देखा होगा, तो बेसिकली उसके बारे में। तो ये है प्लान। प्लान है, इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में, खाका। तो बेसिकली खाका है ये, इसमें अंग्रेजी लिख ही दे रहा हूँ, ड्राइंग ऑफ इमेजिनेशन ऑन दी लार्ज स्केल। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज़ तो इसमें स्केल यूज किया जाता है, वो भी कौन सा, लार्ज। अरे जाहिर सी बात है, जैसे सपोज करो कि आपको एक बिल्डिंग का नक्शा है ना, उसमें ये बताना है कि भाई जो है किस कमरे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, टॉयलेट कहाँ पर है, फैकल्टी रूम कहाँ पर है, यदि सपोज करो क्लासरूम है, तो ये सब चीज़ें दिखानी होगी। तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान क्या होता है, ये लार्ज स्केल होता है, मतलब इमेजिनेशन पर ही होता है, बट क्या होता है, स्केल में बनाया जाता है। मतलब नॉर्मली इसका स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, कोई फिक्स नहीं है, फिर भी इन जनरल, ठीक है। तो मतलब लार्ज, अरे सीधी सी बात है, बड़ा दिखाया जा रहा है। आपने देखा होगा स्मॉल स्केल है, पूरा वर्ल्ड में आपको छोटे में दिखा दिया था, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे, अरे सीधी सी बात है, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, तो यहाँ पर जैसे ये कमरा है, ठीक है, तो इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर टॉयलेट मान लो, यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। तो हॉल है, तो यहाँ पर जो है कि ये जो सेंटीमीटर में माप रहे हो, ठीक है, तो ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो जितना सेंटीमीटर आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो बात समझ में आ गया। तो इसमें सीधी सी बात है, खाका जो है इसमें भी स्केल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और ये भी एक तरह की क्या है, ड्राइंग है। तो बात समझ में आ गया। मैप आपने देख लिया कि मैंने बता दिया कि 3 प्रकार का मैप होता है। पहला होता है फिजिकल मैप होता है, उसमें नेचुरल चीज़ें दिखाई जाती है। दूसरा पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें बाउंड्रीज दिखाई जाती है, कंट्रीज की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, ये सब दिखाया जाता है। और थर्ड जो है मैंने एक थीमेटिक मैप बताया था। थीमेटिक मैप मैंने बोला स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, वो रेनफॉल का हो सकता है, किसी फॉरेस्ट का हो सकता है, किसी रोड का हो सकता है, किसी रेलवे लाइन का हो सकता है। तो वो सब क्या थे, थीमेटिक मैप थे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाले। बात समझ में आ गई। उसके बाद में जो है हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सिंबल्स देख लिए थे कि क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्केल, लार्ज स्केल हो गया, स्मॉल स्केल हो गया, ये देख लिया था, डिस्टेंस हो गया था, और डायरेक्शन देख ली थी, नॉर्थ साउथ देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में हमने सिंबल देख लिए थे, और उसके बाद में ड्राइंग के 2 ही प्रकार है, सीधी सी बात है। हमने बोला एक तो प्लान हो गया, एक स्केच हो गया। याद रखना इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही जगह स्केल का यूज नहीं किया गया, वो भी कहाँ पर यूज नहीं किया गया, आपको पता है, स्केच में यूज नहीं किया गया। बात समझे, बाकी सब स्केल में है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पूर्ण भरोसा है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, वो अगले जो भी वीडियो होगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो बात क्या है कि
काफ़ी बच्चों के मैसेज आ जाते हैं आजकल कि सर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मैं बीमार हूँ, तो इस प्रकार से मुझे भी बहुत दुख होता है। बट ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आए, कोविड पॉजिटिव के मैसेजेस आए। बस मेरा इतना ये है कि आप अपना ख्याल रखें, ज़्यादा बाहर नहीं जाएं, बाहुबली बनने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप बोलेगे अब तो कोरोना हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, माना कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम ठीक ठाक है, पर फिर भी क्यों उड़ता हुआ तीर क्यों लेना, जाहिर सी बात है। अपने घर में रहो ज़्यादा, और घर से बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ। इन जन मेरी एडवाइस है, ऑब्लिगेशन तो है नहीं, आप लोग सब समझदार हो। बाकी मेरी तो हमेशा दुआ रहेगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। भेजा करो यार अपने दोस्तों को, ठीक है, धीरे धीरे, इससे मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि ठीक है वीडियोज़ भी आते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, धन्यवाद।